जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाल वंश के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, प्रतिहार के वंश के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे पाल वंश के बारे में, ये जो ग्रीन एम्पायर है। और कल हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। एक्चुअली में इन तीनों वंश के बारे में हम सिर्फ इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि इन तीनों ने मिलकर के इसके ऊपर अधिकार करने की कोशिश की। ये बेसिकली इसे कन्नौज कहा जाता है, जो कि अब यूपी में है। ठीक है, तो इसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, और एक बार नहीं कई बार आक्रमण किया, जिसके वजह से, और जब भी आक्रमण हुआ वो बेसिकली इन तीन डायनेस्टीज के बीच हुआ, जिसके वजह से इसे वो त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता, क्योंकि इसमें तीनों ने भाग लिया था। तो ये हमने देख लिया ओवरव्यू। अब हम देखेंगे कि पाल वंश ने अपनी सत्ता किस तरह से स्थापित की थी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पाल वंश का जो साम्राज्य था वो बेसिकली शुरू जब हुआ था उस वक्त वो सिर्फ गौड़ प्रदेश था। गौड़ यानी कि पूरा का पूरा बंगाल। इस बंगाल के बीच में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों ही आ जाते हैं। पूर्वी बंगाल वो जो अब बांग्लादेश में चला गया, और पश्चिम बंगाल वो जो हमारे भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पाल वंश किस तरह से सत्ता में आया। हम थोड़ा सा पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब ये गौड़ प्रदेश कहलाता था, और इसके ऊपर शशांक नामक एक शासक का राज था। जब तक शशांक जीवित रहा तब तक हर्षवर्धन ने इस वंश को, इस साम्राज्य को जीत नहीं सके। जैसे ही शशांक की मृत्यु, उसके बाद फिर यशोवर्मन और भी कई आक्रमणकारियों ने पाल वंश यानी गौड़ प्रदेश पूरे के पूरे बंगाल में अराजकता फैला दी। और इसी अराजकता को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, और गौड़ प्रदेश में शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई वर्गों के लोग, यहाँ के कई वर्गों के लोगों ने क्या किया, गोपाल नामक एक व्यक्ति को शासक के रूप में चुन लिया। प्राकृतिक रूप में जैसे नेचुरल किसी शासक को चुना जाता है उसी प्रकार से। तो जब ये गोपाल नामक शासक को चुना गया तो बेसिकली यही वो शासक थे जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की, और इन्हें ही पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो इस जैसे कि हमने पहले परिचय देख लिया है हमने, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गोपाल वंश। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि गोपाल गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। तो इनका जो शासनकाल है वो बेसिकली 750 से लेकर 770 ईस्वी के बीच का। ये पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। कई वर्गों ने इन्हें शासक बनाया है। इसके पीछे एक ही रीज़न था, ताकि पूरे के पूरे बंगाल में जो अराजकता फैली थी उस अराजकता को ख़त्म करके शांतिपूर्ण व्यवस्था लागू की जा सके, जो कि किया गया। ठीक है, ये बेसिकली बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। और इस वजह से जिस तरह से इन्होंने गौड़ प्रदेश, इतने बड़े बंगाल के ऊपर शांति स्थापित की, इसके लिए इन्होंने और इनके प्रारंभिक शासकों ने गौड़ेश्वर और वंगपति नामक उपाधि धारण की थी। और इनके जो साम्राज्य में बेसिकली पश्चिम बंगाल, जो कि हमारे भारत का हिस्सा है, और पूर्वी बंगाल जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, ये गोपाल के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। एक्चुअली में बेसिकली जो तारानाथ, जो कि एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि गोपाल जहाँ के रहने वाले थे उसका नाम था पुंड्रवर्धन। तो गोपाल शासक के बारे में हमें इतना ही पता है, जो कि हम ब्रीफ में बात कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे धर्मपाल के बारे में, जो कि गोपाल के पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी। इनका शासनकाल है 770 से लेकर 810 ईस्वी के बीच का। इन्होंने जिस तरह से गौड़ प्रदेश की जो स्थिति थी, जिस हिसाब से इनका जो रुतबा था, जो ग्रोथ था, जो पावर थी, वो बंगाल का जो स्थिति थी वो बिल्कुल पाटलिपुत्र के बराबर थी। जिस टाइम में मौर्य वंश और गुप्त वंश ने जिस प्रकार से मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र को ग्रोथ किया था, और जिस तरह से वहाँ से शासन चलाया जाता था, बेसिकली उसी के समान गौड़ प्रदेश यानी कि पश्चिम बंगाल थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने, धर्मपाल ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उन्होंने क्या किया, कन्नौज पर अधिकार करने की कोशिश की। और इसी कोशिश में उन्होंने क्या किया, जो कन्नौज के शासक थे चक्रायुद्ध, उसको अपने अधीन कर लिया। कन्नौज पर अधिकार करने की कोशिश में उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और इस बात के लिए बहुत सारे छोटे छोटे जो राज्य थे, जैसे कि मत्स्य, यवन, इस तरह के बहुत से छोटे छोटे गणराज्य थे, उन्हें भी इस बात के लिए फोर्स किया गया कि तुम भी चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक मान लो। लेकिन उन्होंने
तो मान लिया, लेकिन सिंधु घाटी और गंगा दोआब वाले क्षेत्र में इनका इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो स्टेबल नहीं रह पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, राष्ट्रकूट वंश ने कि बहुत सारे राजा यानी कि एक दो राजाओं ने मिलकर क्या किया, धर्मपाल को पराजित कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर एक तरफ तो राष्ट्रकूट ने धर्मपाल को हरा दिया, दूसरी तरफ क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया, चक्रयुद्ध जो कि कन्नौज के सत्ता पर बैठे होते हैं, चक्रयुद्ध को हटा करके कन्नौज पर खुद ब खुद अधिकार कर लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश तीनों मिलकर किस तरह से सिर्फ और सिर्फ कन्नौज जो कि उत्तर भारत की राजधानी हुआ करती थी उस वक्त, एक राजधानी के लिए तीनों आपस में लड़ रहे थे, और इसी चीज़ को इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया। तो हमने ये देख लिया, अब हम इसके आगे देखेंगे। धर्मपाल के जो उत्तराधिकारी और जो बेटे थे उनका नाम था देवपाल, और इनका शासनकाल था 810 से लेकर 850 ईस्वी के बीच का। तो इन्होंने अपने पिता के दिए हुए साम्राज्य को यानी कि उनके विरासत को बढ़ाने की पूरी कोशिश की, और उन्होंने इस चीज़ में उन्हें सफलता भी मिली। जैसे कि उड़ीसा, जिसे पहले उत्कल कहा जाता था, आसाम, हिमालय और विंध्य पर्वत, इतने सारे इलाकों तक, अब कई अभिलेखों का अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि उन्होंने उड़ीसा, असम, हिमालय और विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, उसके बाद कन्नौज से नागभट्ट द्वितीय को हटा दिया। जैसा कि हमने पहले देखा कि धर्मपाल के टाइम में नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज से चक्रयुद्ध को हटा करके कन्नौज अपने अधिकार में कर लिया था। इस टाइम में क्या हुआ, देवपाल ने नागभट्ट द्वितीय को हरा करके कन्नौज के सत्ता से हटा दिया। उसके बाद फिर दूसरी तरफ से राष्ट्रकूट राजा को पराजित किया, और उसके बाद फिर रामभद्र और मिहिर भोज को भी हराया। ठीक है, जैसे कि हमें पता है रामभद्र और मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। ठीक है, रामभद्र जो कि एक दुर्बल शासक थे, लेकिन मिहिर भोज जी वो बहुत ही कुशल और शक्तिशाली शासक थे, लेकिन शुरुआती के दिनों में वो देवपाल से हार गए थे। ठीक है, इसी टाइम के बाद क्या हुआ, उन्होंने, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी सेनाएं कम्बोज तक भेजी थी। इस बात का अवशेष इस बात से लिया जाता है कि एक विश्वविद्यालय में उन्होंने वीरसेन नामक एक व्यक्ति को आचार्य की पदवी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग केसी मजुमदार ये कहते हैं कि इस बात से यह स्पष्ट होता है कि कम्बोज देवपाल के साम्राज्य के अंतर्गत आ चुका था। ठीक है, अब देवपाल की मृत्यु 850 ईस्वी में हुई। उसके बाद फिर उनकी सत्ता को संभालने के लिए विग्रहपाल सत्ता में बैठे, उसके बाद फिर नारायणपाल। एक्चुअली में ये जो दो शासक थे वो बेसिकली दुर्बल थे, और इसके बाद से पाल वंश के पतन की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।